जुलाई 1973 को हॉलीवुड ने सबसे अधिक कीमत पाने वाले अपने अभिनेता को खो दिया। हांगकांग ने अपने राष्ट्रवीर को खो दिया और विश्व ने युद्ध कला में प्रवीण अब तक का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली कलाकार खो दिया। कैंटनीज ओपेरा स्टार ली होई चुएन का पुत्र ब्रूस ली अपनी मृत्यु के समय तक हॉलीवुड में शिखर पर पहुंची हस्तियों में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके थे। पूर्व को पश्चिम के रजत पट यानी सिनेमा के पर्दों पर पेश करने का श्रेय ब्रूस ली को ही जाता है। 32 वर्ष की अल्पायु में ली की असमय मृत्यु से विश्व भर के समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर शोक का माहौल छा गया। ली की मृत्यु के बाद हांगकांग रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में उनकी विधवा लिंडा ने याद करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे कि हम हमेशा एक जीवन की शुरुआत कर रहे थे। फिल्मों में शुरुआत करना हमारे लिए एक नया जीवन ही तो था। मशहूर होना और नई नई ऊंचाइयों को हासिल करना, सब कुछ सदैव नया सा लगता है। और वे कहते रहते थे, ये तो अभी शुरुआत है। ब्रूस ली के दिलो दिमाग पर कुंग-फू का पागलपन छाया हुआ था। ये चीन की एक प्राचीन युद्ध कला है जिसके बारे में सन 1965 तक पश्चिम को कुछ भी पता नहीं था। ब्रूस ली जब पहली बार टेलीविजन पर सामने आए तो एक महान कुंग-फू उस्ताद, एक अभिनेता और एक दार्शनिक के रूप में संपूर्ण मानव की साक्षात मूर्ति थे, जिनके पास एक मजबूत देह और एक चतुर बुद्धि थी। उन्होंने 9 वर्ष तक चीन की कुंग-फू पद्धति का अध्ययन किया, जिसे विंग चुन कहा जाता है। ली को इन कलाओं का एक अत्यंत प्रतिभाशाली एवं प्रांजल व्याख्याता माना जाता है। इस कला में उन्हें हांगकांग के एक वयोवृद्ध चीनी उस्ताद यिप मैन ने शिक्षित किया था। युद्ध कलाओं में गहरी रुचि रखने के अलावा ली को दर्शन शास्त्र एवं साहित्य से भी विशिष्ट लगाव था। वो कन्फ्यूशियस के एक अत्यंत उत्साही पाठक थे। उन्होंने अपने जीवन में कन्फ्यूशियस के दर्शन और उपदेशों को समाहित करने का प्रयास किया। दर्शन शास्त्र में ब्रूस ली की रुचि बहुत ही उत्कृष्ट थी और जीवन भर उनके साथ रही। दर्शन शास्त्र में उनकी ये गहरी रुचि उस पश्चिमी लोकाचार से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें जानकारी हासिल करना ही उनका ध्येय होता है। 6 वर्ष तक उन्होंने अमेरिकियों को चीन के दर्शन शास्त्र और चीन की संस्कृति के बारे में शिक्षा दी। चीन की विचार शैली के माधुर्य एवं लालित्य के बारे में उन्होंने पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट यानी प्रशांत उत्तर पूर्व में व्याख्यान दिए। 9 दिसंबर 1971 को पियरे बर्टन को दिए गए एक इंटरव्यू में ब्रूस ली ने कहा, क्या आप जानते हैं मैं अपने बारे में किस तरह सोचता हूं? एक मनुष्य के रूप में। क्योंकि मेरा तात्पर्य है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बोलना या मेरी आवाज आपके जैसी हो। आप समझते हैं, जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा है कि इस आकाश के नीचे, इस गगन के तले इंसान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परिवार होता है। ये बात और है कि लोग भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से लोगों ने समझा कि ब्रूस ली एक व्यक्तिवादी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को अपने सभी दार्शनिक सिद्धांतों के केंद्र में रखते थे और आत्म परीक्षण की धारणा में विश्वास रखते थे, ताकि समझ सकें कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम वास्तव में क्या हैं। ली का जीवन संघर्षों की चादर में लिपटा हुआ था। बचपन में उन्हें बार बारी बीमारी से लड़ना पड़ा। शरीर दुर्बल था और राह दिखाने वाला भी कोई नहीं था। बाद के जीवन में उन्हें युद्ध कला में एक अनिश्चित एवं अस्थिर जीविका से जूझना पड़ा। इसी अनिश्चितता के कारण उनके मन में एक पेशेवर नर्तक बनने का विचार आया। यहां तक कि उन्होंने हांगकांग की चाचा चैंपियनशिप भी जीत ली, लेकिन उनका मन तो कुंग-फू में ही रमता था। जीवन भर उन्होंने कुंग-फू का ही अभ्यास किया था और जिस शांति की खोज में वो लगे हुए थे, वो शांति उन्हें इससे ही प्राप्त हुई। 19 वर्ष की आयु में वो अमेरिका चले गए। संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने पर वो सबसे पहले एक स्कूल में भर्ती हो गए और कुछ ही समय के अंदर उन्होंने वहां के अनेक मूल निवासियों से बेहतर अंग्रेजी लिखना और बोलना सीख लिया।
कुछ वर्ष बाद उन्होंने एक कुंग-फू स्कूल खोल लिया और अमेरिकियों को शाओलिन कला की शिक्षा देकर जीवन यापन करने लगे। अपने शिक्षण में उन्होंने परंपरागत शैलियों पर संशय प्रकट किया। अमेरिकी और चीनी दोनों युद्ध कला सोसाइटियां उनके धर्म विरोधी विचारों के बारे में रोष प्रकट करती हैं। कोई ऐसा नवयुवक हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा और पूज्य शक्ति के विरोध में खड़ा हो और चुनौती दे रहा हो, ये बात उन्हें मंजूर नहीं थी और इसे वे यथास्थिति के प्रति सीधी धमकी समझते थे। ब्रूस ली की मित्र मंडली के अनुसार वे उग्र स्वभाव के थे और जीवन में हर कदम को एक स्पर्धा मानकर चलते थे। वो जो कुछ भी करते उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। स्पष्ट है, जीवन में जिनका दृष्टिकोण ऐसा रहा हो, उनके मित्र कम और शत्रु अधिक होंगे। सबसे पहले तो उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता स्टीव मैकक्वीन को पराजित करने की कसम खाई और फिर उन्होंने जिम कार्बन का नाम अपने प्रतियोगियों की सूची में जोड़ दिया। परंतु प्रतिद्वंद्वियों की एक लंबी सूची के बावजूद उनका सबसे कड़ा संघर्ष अपने आप से था। ब्रूस ली को सामान्य अवस्था अर्थात बीच का दर्जा पसंद नहीं था और वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक तौर पर भी हमेशा अपनी सीमाओं को ठेलने का प्रयास करते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनका मिजाज प्रायः अकस्मात बदल जाता था। उन्हें भयानक डरावने सपने भी आते थे। ये सामान्य अवस्था के प्रति उनकी नफरत थी या उस स्थिति को लेकर उनका भय जिसने उन्हें इतनी कठोर प्रवृत्ति का बना दिया था जिसे समझा न जा सके, कहना मुश्किल है। उनके दुराग्रह व हठ को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अभिनय में एक भूमिका के लिए अस्वीकृत किए जाने के सिर्फ 1 साल बाद वो हॉलीवुड में उच्चतम मानदेय पाने वाले अभिनेता बन गए। अस्वीकार किए जाने से लेकर पहचान बनाने तक का उनका सफर अनेक अड़चनों से भरा हुआ था। पहले तो उन्हें पीठ में ऐसी चोट आई जिसके कारण वो महीनों तक पंगु होकर पड़े रहे। ये उनके जीवन का एक अत्यधिक भयावह समय था। तथापि उत्कृष्ट समर्पण और इच्छा शक्ति दिखाते हुए वो जल्दी ही इस विकट अवस्था से निकलने में सफल हो गए और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अपने मार्ग पर चल पड़े। सन 1973 में जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, वो अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर थे। उनकी फिल्म द चाइनीज कनेक्शन को सन 1972 में ऑस्कर्स में स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी इस जीत ने उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। चहुंदिश विजय प्राप्त करने के बाद अब समय आ गया था कि वो अपनी रफ्तार को कुछ लगाम लगाएं और थोड़ा आराम करें। लेकिन ली की योजनाएं कुछ और ही थीं। वो और भी अधिक कठोर परिश्रम करते रहे तथा अपनी सीमाओं को आगे धकेलते रहे। महानता हासिल करने के अपने प्रयास में वो अपनी आत्मा को विश्व की सूक्ष्म परीक्षण दृष्टि से प्रायः अलग थलग कर लेते थे। इस अर्थ में एक खुली किताब का मुहावरा उन पर लागू नहीं होता था। ऐसा लगता है मानो वो एकाकीपन में सांत्वना खोज रहे थे। वो जिन्हें अपना मित्र कह सकें, ऐसे लोगों की सूची लंबी नहीं थी और न ही उन्होंने इस तरह का कभी कोई दावा किया। उनके अनेक घनिष्ठ मित्र उन्हें मनोवेग का शिकार कहकर याद करते हैं। इसके विपरीत पर्दे पर जिन पात्रों की भूमिका उन्होंने निभाई, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि ब्रूस ली कुंग-फू में कभी शांति नहीं पा सके। ये उनके आसपास हमेशा रहती थी, लेकिन उनके साथ कभी नहीं। पर्दे पर और पर्दे के बाहर उनके लिए सबसे कठिन कार्य स्वयं पर नियंत्रण रखना था। उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था उनका क्रोधी स्वभाव, तथा दूसरी बाधा थी उनका अति विश्वासी होना। अपने काम से उन्होंने दुनिया भर में युवा पीढ़ी को प्रेरित किया था और आज भी करते हैं। पूरे विश्व में किशोरों के कमरों की दीवारें ली के पोस्टरों से सजी रहती हैं, जो उन्हें एक योद्धा, एक शिक्षक और एक अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। ली की मृत्यु के चारों ओर अनेक कहानी किस्सों का घेरा बना हुआ है, लेकिन हमें उनकी मृत्यु का विश्लेषण करने के बजाय उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए।
उनका जीवन छोटा होते हुए भी विशाल था, गर्वित होने के बावजूद विषादपूर्ण था और अद्वितीय एवं विलक्षण होने पर भी तुच्छ व साधारण था। उनके जीवन के हर पहलू से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनमें शिक्षा है, बुद्धिमानी है और जीवन दर्शन है। उनकी जीवन गाथा सुनने सुनाने और हजारों बार पढ़ने योग्य है।